सत्या उपाध्याय जी और मधु कपूर जी हमारे साथ बातचीत करेंगी और आप दोनों ने भाषाओं का जो पुल है जिस पर सेतु जो है उस दिशा में बहुत सारा काम किए हैं। और यह विषय जब हम चुन रहे थे तो हमारे दिमाग में यह बात थी कि हमें यह जानना चाहिए और आज की पीढ़ी को भी यह जानना चाहिए कि आखिर ये अनुवाद होता है और उसकी आवश्यकता क्या है। कोई भी चीज़ किसी भाषा में लिख दी गई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी भाषा में भी उसका अनुवाद हो ही। एक सवाल यह दिमाग में आया। और दूसरा ये कि अगर इतना महत्वपूर्ण विषय है और इतना ही आवश्यकता है इसकी, तो अनुवादक को वह महत्व क्यों नहीं मिल पाता अपने समय में जितना किसी लेखक को प्राप्त होता है अपनी किसी रचना से। तो शुरुआत मैं मधु जी से ही करूंगा और आप ही से पहले जानना चाहूंगा अनुवाद क्यों जरूरी है। जी, आपके प्रश्न के उत्तर में आज ही ये आपको माइक थोड़ी पास करनी पड़ेगी। वो आवाज जी ठीक है जी। हाँ। आज ही सुबह मैंने आनंद बाजार पत्रिका में एक कार्टून देखा। उस कार्टून में लिखा हुआ था अनुवादेर जोन्नो आबार मानुष लागे ना कि, अर्थात अनुवाद के लिए करना पड़ेगा। अनुवाद के लिए क्या मनुष्यों की जरूरत है या आदमियों की जरूरत है। तो व्यंग्य में ही उन्होंने कहा ये, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया गूगल ट्रांसलेशन की कोचे गूगल ट्रांसलेशन करे देवे सूत्र मानुषेर दरकार होय ना। तो ये कार्टून से मैं शुरू करती हूँ आपकी बात का कि अनुवाद की जरूरत क्यों है। तो आपके विषय में ही सब कुछ छिपा हुआ है। आपने जो विषय दिया है उस विषय में अनुवाद किसे कहते हैं पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। फिर जरूरी है इस पर भी मैं जोर देती हूँ कि जरूरी क्यों है। जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ उनके लिए है जो अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं। साधारण मनुष्य को अनुवाद की क्या जरूरत है। हमारा देश जो है वो बहुभाषी देश है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम दूसरे राज्यों के, दूसरी भाषाओं के संबंध में, दूसरे संस्कृति के संबंध में परिचित हों। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ वो मैं अनुवाद के माध्यम से सीख सकती हूँ, जान सकती हूँ, उनके आचार अनुष्ठान, रीति रिवाज इत्यादि। तो इसलिए अनुवाद की जरूरत है। लेकिन यदि कोई ये चाहता है कि मुझे ये ज्ञान विस्तार नहीं चाहिए, मैं अपने में पर्याप्त हूँ, तो उसे फिर जरूरत नहीं है अनुवाद की। तो आपके शायद प्रश्न का ये उत्तर मिलेगा। और बीच में जो आपने डॉट डॉट दिया हुआ है वो तीनों डॉट भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है यह कि सारी चीजें सारी उसी में छिपी हुई हैं, वो डॉट के अंदर ही। डॉक्टर सत्या उपाध्याय जी, आप जो युवा पीढ़ी है अनुवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि जरूरी है के बाद 3 डॉट दिया हमने, क्योंकि हम जानना आपसे चाहते थे ये जो भाषाओं का सेतु है और जो ज्ञान का प्रवाह है वह क्या आज की युवा पीढ़ी, चूंकि आपका अध्यापन का एक लंबा अनुभव है और अनुवाद का भी अनुभव, क्या उसको महसूस कर पा रही है। और उसके सामने यह प्रश्न और भी ज़्यादा सशक्त होना चाहिए कायदे से, इसलिए कि उपलब्धता बहुत ज़्यादा है माध्यमों की। आपके समय में किताबें अगर नहीं हैं, किसी भाषा को समझना बहुत कठिन था। आज के समय में बहुत सुविधाजनक है। तो क्या युवाओं के बीच में उसकी अभिरुचि है, वो अनुवाद के भाषाओं के महत्व को समझ पा रहे हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद जयप्रकाश जी। और सबसे पहले मैं अपनी बात जब शुरू कर रही हूं तो मैं अपने साथी से ही शुरू कर रही हूं कि अनुवाद जरूरी है, डॉट डॉट 3 डॉट है। जहां तक मैं समझती हूं उस 3 डॉट का मतलब संस्कृति, समाज और संस्कार। संस्कृति, समाज और संस्कार। अनुवाद, आपने कहा कि अनुवाद क्या है। जब अनुवाद शब्द की हम व्याख्या करते हैं, अनु का अर्थ है पीछे
वाद का अर्थ है कथन। एक कुछ कहा गया है, उसके बाद उसको फिर से कहना, यह है अनुवाद। और अनुवाद की प्राचीनता में हम जाएं तो द्विभाषी जो होते थे, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेशन कहते हैं, तो वो हमारे कहे हुए को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके बताते थे। हमें यदि अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने व्यापार को, अपने जीवन को, अपने संस्कार को सारी दुनिया तक पहुंचाना है, या मैं कहूं कि भारत जैसे बहुभाषिक प्रदेश में, भारत जैसे बहुभाषिक देश में यदि एक देश या एक प्रांत की बात दूसरे तक पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है? अनुवाद के माध्यम से। अनुवाद ही वह सेतु है जिस पर चल करके एक भाषा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। जहां तक सवाल आज की नई पीढ़ी का है, जैसे आपने बात उठाई आज के एक पेपर से कि गूगल ट्रांसलेशन, यदि गूगल ही सारा, मशीन ही सारा काम कर देगी तो मनुष्य की आवश्यकता क्या है? मशीन के अंदर फीडिंग जो होती है, तकनीकी को सिखाया जो जाता है, वह भी मनुष्य ही सिखाता है। और एक बात, अनुवाद इसलिए भी जरूरी है कि मशीन न किसी भाषा की प्रकृति को जानती है, न किसी भाषा की प्रवृत्ति जानती है, और न उसके सामाजिक सरोकार को जानती है। यह जानता है तो मनुष्य जानता है, या उस भाषा को जानने वाला। अनुवाद में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ नई पीढ़ी के लोग हमारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, या जो लोग सुन रहे होंगे। अनुवाद में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह है श्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह है लक्ष्य भाषा। तो वही व्यक्ति अच्छा अनुवाद कर सकता है जो श्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का जानकार हो, दोनों में जिसकी पूर्ण दक्षता हो। एक तो ये मूलतः जरूरी है कि गूगल हमारा सारा कार्य नहीं कर सकता। दूसरी बात कि यदि हम सिर्फ अनुवाद को यह कहें कि साहित्यिक अनुवाद, सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद आवश्यक है, नहीं। अनुवाद अभिव्यक्ति के दो लोगों के बीच में, जिसे हम मौखिक अनुवाद कहते हैं, जब दो भाषाभाषी, अलग अलग भाषाभाषी आपस में मिलते हैं, जिनको एक दूसरे की भाषा की जानकारी नहीं होती है, उनके बीच में भी भाषिक या वाचिक अनुवाद की आवश्यकता होती है। अब और एक तीसरी बात मैं जो कहना चाहूंगी कि मैंने शुरू किया था कि अनुवाद सिर्फ साहित्य का नहीं, अनुवाद वाणिज्य के क्षेत्र में होता है, अनुवाद पत्राचार में होता है, अनुवाद व्यापार में होता है, तकनीक में होता है, चिकित्सा में होता है, और ज्ञान और विज्ञान के जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता होती है। मधु जी, ये जो दर्शन और भावनाओं का क्षेत्र है, जो आपका एक बड़ा काम है साहित्य में, जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की कृतियां रही हैं, आपके खुद के काम पर भी मैं बात करूंगा। महेश कटारे जी की भवभूति पर आप काम कर रही हैं, और उससे पहले आपने भर्तृहरि पे काम किया है। इसके अलावा जगुड़ी जी की कृति पर आपने अनुभव के आकाश में चांद उसका किया है। अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला तीनों भाषाओं में आपका अपना अनुभव रहा है, अनुवाद का भी और काम का भी, समझ का भी।
आप जब अनुवाद के लिए कोई कृति चुनती हैं तो उसके पीछे आपकी सोच और दृष्टि क्या होती है, और इनका चयन किस रूप में करती हैं, और कितना न्याय कर पाती हैं जब कोई कृति आ जाती है तो? जी, मैंने सबसे पहले आपको माइक पास में रखना अच्छा। पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग सुन ठीक पाए। है। मैंने सबसे पहले भर्तृहरि काया के वन में महेश कटारे जी के अनुवाद के लिए पुस्तक ली थी। वो बहुत ही अचानक हुआ मेरे लिए। मैं पुस्तक मेला में गई और मुझे वो किताब दिखाई दी तो मैंने तुरंत उसको लपक लिया और मैंने रात भर में उसको खत्म भी किया। उसका कारण था कि स्कूल में हमारे पाठ्य में भर्तृहरि के शतक त्रय जो थे वो कोर्स में थे, तो उनके कुछ श्लोक मुझे याद थे। उसके बाद जब मैंने शोध काम किया तो उसमें मैंने वाक्यपदीयम को भी कई अंश मुझे पढ़ने पड़े थे। तो एक तरीके से उनकी कहानी मेरे लिए बहुत आकर्षण का विषय था, क्योंकि भर्तृहरि ने कई बार संसार छोड़ा, कई बार संसार में आए, घुसे, फिर निकल गए, 7 बार ऐसा महेश कटारे जी ने कहा है। तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसके प्रति मेरा एक आकर्षण था, इसलिए मैंने उस किताब को सबसे पहले चुना। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने सुना कि मैंने नासमझी की है, क्योंकि मुझे ऐसा काम नहीं लेना चाहिए था, इतना कठिन काम है। लेकिन फिर जब मुझे जिद लग गई कि नहीं मैं तो ये काम करूंगी, तो फिर मैंने उसको शुरू भी किया और अंत में मुझे कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, समस्याएं बहुत आई उसको ट्रांसलेट करने में। लेकिन अंत में मेरे 2 मित्र भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ में सहयोगिता की। उनसे मैंने कई बार कुछ चीज़ों के बारे में पूछा भी। मेरे एक प्राध्यापक थे जिन्होंने शोध मार्ग मुझे दिखाया था, उन्होंने भी कुछ सहायता मुझे की। अंत में ये काम मेरा संपूर्ण हुआ और मैं बहुत खुश हुई कि मैं इस काम को कर सकी। तो इस काम को करने में जो समस्याएं आई वो मैं आपको बता सकती हूँ कि समस्याएं सबसे पहले जो आती हैं किसी ट्रांसलेशन को करने में वो होती है मुहावरों की। तो ऐसे मुहावरे मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। कई बार बहुत सहज सरल मुहावरे होते हैं, वो आपको इंग्लिश में, बंगला में, हिंदी में मिल जाते हैं, लेकिन सब समय वो मुहावरे नहीं मिलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ कि गाल फुलाना और गाल बजाना उन्होंने एक मेंशन किया है वहां पर, उसका मुझे ट्रांसलेशन नहीं खोज में पाई, तो फिर मैंने उसका जस्ट व्याख्या करके मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन कई जगह उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया, उसको मुझे एग्जैक्ट बंगला में मिल गया, तो फिर मैंने उसको जो है उस तरह से प्रयोग किया। लेकिन सचमुच में अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अभी मैं जब भवभूति का अनुवाद कर रही हूँ तो वहां पर एक शब्द मुझे मिला है, पथहारी हंसी। पथहारी हंसी, जैसे रास्ते में आपको कोई मिल जाता है तो आप उसको देखकर हंसकर निकल जाते हैं, तो उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा आप बताइए। मुझे अभी तक नहीं मिला। रास्ते में किसी को देखकर आप जस्ट पहचानते हैं इसलिए वो हंसकर निकल गए, तो ये इसको पथहारी हंसी वो कहते हैं महेश कटारे जी, लेकिन मुझे उसका कोई ट्रांसलेशन आज तक नहीं मिला है। अंत तक मुझको लगता है कि मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, पादमूलिक, जो पैर के नीचे बैठकर सेवा करते हैं उनको कहते हैं पादमूलिक। चूंकि हम लोग भारतीय परिवेश में रहते हैं तो मैं पादमूलिक को पादमूलिक यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी हमें करने में, क्योंकि ये ज्यादातर संस्कृत में भी, हिंदी में भी, बंगला में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें समझाना पड़ेगा। तो फुट नोट में यदि उसका अर्थ दे दिया जाए तो मैं सोचती हूँ कि ज्यादा अच्छा होगा। अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको मैं अभी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे फुट नोट में इसका अर्थ जो है वो दे देना पड़ेगा। तो ये समस्या जो है वो बीच बीच में उपस्थित हो जाती है, फिर लेकिन सामना करना पड़ता है, और सामना करते हैं तो खुशी होती है कि हम सामना कर पाए हैं इस चीज का। और एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि गद्य से कहीं ज्यादा अनुवाद जो है वो पद्य का करना होता है, क्योंकि जब मैंने लीलाधर जी की कविताओं का उन्होंने मुझको जब रिक्वेस्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। मुझको लगा कि मैंने एक किया, मैं 2 भी कर सकती हूँ, लेकिन कविता का ट्रांसलेशन करना बहुत कठिन काम था और मुझे ज्यादातर महीने में 1 दिन उनसे बात करनी पड़ती थी कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपको ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत धैर्य से मुझे समझाते थे। और फिर अंत में 2 किताबों का मैंने अनुवाद किया उनका, और मुझे अच्छा लगा कि मैं कविता और मैंने गद्य और पद्य में
ये जो भेद था, वो मुझको बार बार कहते थे कि देखिए कविता का अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, आप ये जोखिम ना उठाएं। तो मैंने लेकिन जोखिम उठाया और मुझे अच्छा लगा कि मैं ये काम को संपूर्ण कर पाई। मुझे तो लगता था कि कविता का अनुवाद बहुत सहज इसलिए है क्योंकि बहुत कम समय लगता है, लेकिन आपने समय कम लग सकता है, क्योंकि हाँ समय, सही बात है, समय कम लगता है, लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो इतने द्वयर्थक होते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण लेकर आई हूँ, उन्होंने एक मुद्रा कहकर उन्होंने कविता की लाइनें जो है उनका उल्लेख किया है। तो मुद्रा का अर्थ जो है वो मुद्रा बनाना भी होता है, मुद्रा का अर्थ जो है वो रुपए वैसे से भी मुद्रा होती है। तो उसमें उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लिख रहे हैं। बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने मुझे समझाया भी कि मुद्रा के दो अर्थ हैं। फिर मेरे दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद भी चीड़ एक है, चट्टान की चीड़, तो चीड़ शब्द भी जो है वो कई अर्थों में व्यवहार होता है। वो कभी उसको जो है वो पाइन ट्री के, माने पाइन वृक्ष के लिए प्रयोग में लाते हैं, कभी वो उसको जो है वो दरार के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो कविता का अर्थ समझकर ये दोनों अर्थ को निकालना सचमुच में बहुत मुश्किल काम था। ठीक है। डॉक्टर सत्या उपाध्याय जी, ये जानना मुझे है कि अगर रचना का अनुवाद, किसी भी कृति का अनुवाद, उसको दूसरा स्वरूप देना है दूसरी भाषा में, और यह एक बेहद श्रम साध्य कार्य है और सृजनात्मक काम है, तो अनुवादक, जो अच्छे अनुवादक हैं, वह उतनी मेहनत में अपनी खुद की कृति भी लिख सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि तमाम पुराने जितने भी हमारे हिंदी और बांग्ला के बड़े लेखक रचनाकार हैं, जो भी बड़ा हम नाम लेंगे, यहाँ तक कि प्रेमचंद और टैगोर का भी नाम ले सकते हैं, इन सब ने अनुवाद कार्य किया और बहुत ही महत्वपूर्ण समझकर किया है और बहुत महत्ता के साथ किया है, और बड़े ही जो उनका अनुवाद है वह दिखता है उनका श्रम। क्या अनुवाद आज के समय में जो अनुवाद जो लोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो, उतनी ही गंभीरता से कर रहे हैं और क्या उनको वह सम्मान मिल रहा है? ये दो सवाल मैंने एक साथ पूछे। जयप्रकाश जी, आपने दो सवाल मुझसे एक साथ किए। पहला आपका सवाल है कि जो रचना की जाती है या रचनाकार जो होता है, तो हमारे वह और अनुवादक जो अनुवाद करता है, तो जितने श्रम साध्य से वह अनुवाद करता है उतने ही समय में वो अपनी एक रचना लिख सकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ रचनाकार को स्वयंभू कहा गया है, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। वैसे ही रचना, किसी भी तरह की रचना, चाहे वह कविता रचना हो, चाहे वह उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, या आलोचनात्मक रचनाएं ही क्यों न हो, मैं समझती हूं कि इसका मूल अंतर्निहित गुण प्रतिभा का होता है। जिसके अंदर ये प्रतिभा होती है वही इस तरह की रचनाएं कर सकता है। बहुत श्रम साध्य से हम आलोचक या दो चार पुस्तकों की आलोचना तो कर सकते हैं, किंतु सही अर्थों में आलोचक के रूप में यदि आलोचक की प्रतिभा हमारे पास नहीं है तो हम आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। उसी तरह मैं मानती हूं अनुवाद कला की भी, अनुवादक की भी एक विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभा होती है। कोई साहित्य का, कहानी का अनुवाद अच्छा करता है, कोई कविता का भी अनुवाद अच्छा करता है, कोई कविता और कहानी या उपन्यास दोनों का अनुवाद अच्छा करता है, कोई विज्ञान का अनुवाद करता है, कोई तकनीकी का अनुवाद करता है। और इनके लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो भाषागत ज्ञान और दूसरा उस विषय, विशिष्ट विषय का ज्ञान भी जरूरी होता है। तो ये एक अलग तरह की प्रतिभा है। हम अनुवाद कर सकते हैं, इसलिए हम
अपनी रचना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं मानती हूं कि साहित्य रचना के जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र में प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, बहुत दिन हो गए यदि मुझे याद है तो ये 3 शर्तें हैं और प्रतिभा उसमें महत्वपूर्ण शर्त है। तो अनुवादक के पास भी अनुवाद करने की क्षमता होती है, वो एक अंतर्निहित प्रतिभा होती है। अब आपका दूसरा प्रश्न जो रहा है कि हमारे जितने बड़े कवि या लेखक हुए, सबने, निराला ने अनुवाद किया है, क्या कहते हैं, दिनकर ने अनुवाद किया है, प्रेमचंद ने अनुवाद किया है, या जितने भी साहित्यकार रहे हैं प्रायः सभी ने, और उनके साहित्यकारों के साहित्य के अनुवाद ही, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने भी अनुवाद किया है, तो उनके अनुवाद ही श्रेष्ठ अनुवाद हुए हैं। और वो जब रचनाएं, उन रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो कहीं से भी उल्था होने का भाव हमको नहीं दिखता, बल्कि उन रचनाओं में हमें उसके ओरिजिनल का भाव हमें समझ में आता है। दूसरी चीज इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो मैं समझती हूँ, जितना मैं जब पढ़ रही थी इसके संदर्भ में, आपके इसके अनुवाद जरूरी है क्योंकि, तो मुझे ये समझ में आया कि इस पर फिर मैंने बहुत चिंतन किया कि एक अनुवादक के लिए आवश्यक क्या होता है। जब हम एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों की दक्षता होनी चाहिए, पूरी दक्षता होने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि लोकोक्तियों का, मुहावरों का और इन चीजों का अनुवाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो दूसरी भाषा के, जो हमारी लक्ष्य भाषा के जानकार लोग हैं, उनसे हमें मदद भी लेनी पड़ती है। इसी संदर्भ में मैं एक बात बताऊं कि जब अकबर ने महाभारत का अनुवाद कराया था तो उन्होंने क्या कहते हैं, मकतब खाना स्थापित करवाया, अनुवाद घर स्थापित करवाया था। और महाभारत के अनुवाद के समय उनके फारसी के जानकार लोग तो थे ही, उन्होंने एक टीम बनारस से बुलवाई थी पंडितों की, कि जो प्रत्येक अंश पर डिस्कशन करते थे और उसके पश्चात उसका अनुवाद निर्धारित किया जाता था। और एक एक सूत्र पर प्रायः 2-2 दिन परिचर्चा चलती थी और तब एक बार वो अनुवाद हुआ। इसी संदर्भ में मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि हमारे देश में 121 भाषाएं बोली जाती हैं। हम अंग्रेजी या दूसरे देशों की अन्य भाषाओं की बात नहीं करते हैं, अन्य देशों की, अपने ही देश की भाषाओं की। यदि उनमें लिखे गए साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि उस जाति की, उस प्रदेश की, वहाँ के लोगों की अभी यह वैश्विक बाजार है, सब कुछ टीवी पर, इंटरनेट पर, नेट पर उपलब्ध है। फिर भी जितना कुछ हम साहित्य के माध्यम से, मैं सिर्फ साहित्य की बात कर रही हूं, साहित्य के माध्यम से समझ सकते हैं, उतना नेट पर या गूगल के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसलिए अनुवाद साहित्य का और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों का भी जरूरी है। और एक बात मैं खोज रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था और ऐसे भी हमारे वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, हमारे प्राचीन समस्त ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। और उसके बाद मेरे कई मित्रों से जब बात हुई तो उन्होंने वेदों को अंग्रेजी में पढ़ा, संस्कृत में नहीं पढ़ा। अब समझने की बात यह है कि जिस अनुवाद को हम पढ़ रहे हैं वह कितना ऑथेंटिक है। गूगल के द्वारा किए गए अनुवाद को
हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि छोटी छोटी बातों का आप अनुवाद करके देखिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए गूगल का अनुवाद असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता। मधु जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि दर्शन और साहित्य, लोक संगीत मतलब लोकगीत या परिष्कृत साहित्य, किसका अनुवाद ज्यादा आसान है या चुनौतीपूर्ण है? देखिए, आसान तो किसी का भी अनुवाद नहीं है, क्योंकि अनुवाद करने की जो भाषा है मेरे निगाह में वो बहुत तरीके, वर्णनात्मक भाषा तो है ही, इसके अलावा देखिए नृत्य की भाषा है, फिल्म की भाषा है, सीरियल्स की भाषा है, इस पांडवानी जैसे महाभारत एक तरीके से उसका अनुवाद ही आप समझ लीजिए वो है। तो भाषाएं सिर्फ वर्णनात्मक नहीं होती हैं, भाषाएं और भी कई तरह से हम उन्हें उपस्थित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मेरे लिए कोई भी अनुवाद आसान नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कह सकती हूँ, शब्दानुवाद तो खैर गूगल ट्रांसलेशन की तरह उसको मैं खारिज कर सकती हूँ, लेकिन अनुवाद जो भावानुवाद होता है, छायानुवाद होता है, जैसे मुझे एक फिल्म का नाम याद आता है, हैमलेट के ऊपर एक फिल्म में सिर्फ छायानुवाद थी हैदर, या मैकबेथ के ऊपर जो फिल्म थी मकबूल, वो भी एकमात्र छाया अनुवादी थी, लेकिन थीम उन्होंने वहीं से ली थी। वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि ने रामायण के वो मूल हैं, लेकिन उसके बाद रामायण के ऊपर इतनी कथाएं लिखी गई हैं, लोक कथाएं लिखी गई हैं, लोक में अलग अलग राम कथा का चित्रण किया गया है, तो वो भी एक तरीके का अनुवाद ही है। इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है मुझे लगता है, क्योंकि आप किस तरह से उस विषय को देखते हैं, रामायण को कितने लोग कितने तरह से देखते हैं, वो देखने का तरीका ही हमारी सृजनात्मकता को प्रमाणित करता है। अभी सत्या जी ने जो कहा कि हमारी अनुवाद करने की प्रतिभा अलग होती है और उसमें सृजनात्मकता, आपने भी सवाल वही किया था, वो शायद थोड़ी कम हो जाती, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में ऐसी परंपरा है कि हम इतने विनम्र होते हैं, आजकल शायद नहीं होते हैं, लेकिन पहले एक समय में काफी विनम्र होते थे। तो गौतम सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा गया है, वो उन्होंने, वात्स्यायन जी ने जो भाष्य लिखा है वो गौतम सूत्र के ऊपर ही लिखा है, और गौतम सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया है उसके ऊपर जो टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने, वो भी सूत्र को पकड़कर ही की है। उसके बाद उदयन ने उसके ऊपर परिशुद्धि लिखी, उसके बाद हजारों कुंजिका उसके ऊपर निकलती हैं, लेकिन वो गौतम सूत्र को नहीं छोड़ते हैं। तो ये विनम्रता जो है वो हमारे समाज की, कहना चाहिए भारतीय समाज की, हमारी परंपरा की एक देन थी कि हम कभी भी मूल को नहीं छोड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर जितना भी सृजन करना पड़ता है वो हम अपने आप कर लेते हैं। आपने यदि नरेंद्र कोहली का उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको मालूम है उसके अंदर पूरी राम कथा जो है वो सामाजिकता पर आधारित है। और इसी तरीके से दूसरे जो कविताएं लोक कथाओं में राम के जो मिलते हैं, वो तो मैं कभी कभी देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि इतना अच्छा सृजनात्मकता का साहित्य जो है उसमें मिलता है। तो अनुवाद जो है वो सिर्फ अनुवाद और हमारी प्रतिभा को मार देने का कोई तरीका ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर हम अपना सृजन जो है वो कर सकते हैं। इसका मैं एक और उदाहरण देती हूँ। अभी आपने संगीत की बात भी की थी, तो कुमार गंधर्व जी एक समय कहते थे कि जब मैं तिलक कामोद एक समय गाता हूँ तो वो जो गाने का समय है और वो जो मैं हूँ वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं जब मैं किसी दूसरे समय तिलक कामोद गाता हूँ। राग वही है, विस्तार वही है, लेकिन उसको पकड़ने का जो तरीका है वो, आप यदि मुझसे कल कहेंगे तो मैं कल दूसरे तरीके से तिलक कामोद गाऊंगा, लेकिन वो तो तिलक कामोद ही है। तो ये अनुसृजन, हमारे एक सर थे वो ये शब्द बहुत व्यवहार करते थे कि ट्रांसलेशन नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए ट्रांसक्रिएशन, अनुसृजन। तो कुमार गंधर्व जी हर समय अनुसृजन ही करते जाते हैं, लेकिन देखिए उसके अंदर सरगम तिलक कामोद का ही रहता है, उसकी पकड़ तिलक कामोद की ही रहती है। लेकिन वो उनकी प्रतिभा का चरम होता है जब वो कहते हैं कि इस क्षण जो मैंने तिलक कामोद गाया है वो मैं अब इसके बाद कल नहीं गा पाऊंगा, आज मैं जो हूँ कल मैं वो नहीं रहूंगा। तो ये उनकी, अब इसे अनुवाद कहेंगे क्या? नहीं, ये तो सृजन है पूरा उनका। तो अनुवाद में जो अनुवादक
फॉर द टाइम बिंग उसको अनुवादक ही कहेंगे, तो उसकी सृजनात्मकता जो है वो पूरी उपस्थित रहती है। तो सृजन का कहीं से भी जो है उसमें हम खामियाजा नहीं देख पाते हैं। सत्या जी, मेरा सवाल यह है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है और महत्वपूर्ण काम है, जो कि मेरी नज़र में तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको उसका मान मिल रहा है क्या वर्तमान में? देखिए, सीधे सीधे इस तरह से यदि हम कहें तो अच्छा, मैं इस बात पर बाद में आती हूँ। पहले मैं आपने एक प्रश्न मधु जी से किया था कि लोकगीतों का अनुवाद सहज है या दर्शन का साहित्य परिष्कृत परिवर्धित साहित्य का। तो अनुवाद तो किसी भी चीज का सहज नहीं है, किंतु मेरा जो मानना है या मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो अनुभव हुआ है कि लोकगीतों का अनुवाद करना या लोकगीतों को विश्लेषित करना, अनुवाद कहिए या उसको विश्लेषित करना कहिए, मैंने किया है। तो उनके शब्द और उनकी कहन की जो भंगिमा होती है, उसके कथन की जो भंगिमा होती है, जब तक आप उस भंगी को नहीं पकड़ेंगे, उस भंगिमा को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप उसके सही अर्थ तक नहीं पहुंचेंगे। मैंने लोकगीतों का जो समाजशास्त्रीय अध्ययन लिखा, उसमें जब मैं गीतों का विश्लेषण कर रही थी, तो एक एक गीत को समझने के लिए मुझे मेरी माँ के साथ कई कई दिन उनके साथ वार्तालाप करना पड़ा, विश्लेषण करना पड़ा, उनके साथ बहस करनी पड़ी कि ये इसको इस तरह से नहीं, ऐसे क्यों हो सकता है। तो गीतों को, और वह भी लोक गीतों को, क्योंकि वो जैसे वो कहते हैं ना, तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, तो ये जो भंगिमा समझाती है गीतों की, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको पकड़ने का। तो इसलिए उसमें उस भाषा की और उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भी समझ होनी आवश्यक होती है जब हम अनुवाद करते हैं। अच्छा, और जब मैं इस विषय पर सोच रही थी कि आज के समय में अनुवाद जरूरी क्यों है, एक बात मुझे बार बार खटक रही थी। हमने अपनी स्वतंत्रता की 75वीं जयंती सेलिब्रेट की। मैं सेलिब्रेट बोल रही हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी एक उर्दूदां, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र ने कहा कि हिंदी के अपने पास कितने शब्द हैं। हमने कहा कि उन्होंने हमको फिर बहुत सारे शब्द गिनाए, ये भी तो हिंदी का है, ये भी हिंदी का है, अरे ये भी उर्दू का है, ये भी उर्दू का है, आप क्यों हिंदी हिंदी करती हैं। मैंने वहां उस समय बहुत ज्यादा बातें उनसे नहीं की, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि यदि हम किसी भाषा के शब्द को अपने पास अपनी भाषा में पचा लेते हैं, उसको वैसे ही व्यवहारित करने लगते हैं और हमारी भाषा में वह शब्द रच बस जाता है, पच जाता है, तो बार बार ये कहने की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरी बात कि आज भी, अभी हमसे पहले जो सत्र हो रहा था, अंग्रेजी भारत के किसी भी प्रांत की भाषा नहीं है, फिर भी हमारी उच्च शिक्षा के माध्यम की भाषा है संपूर्ण देश में। और जब शिक्षा के माध्यम की भाषा को चेंज करने की बात आती है तो बहुत विरोध उठता है कि हमारे पास पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं हैं। भाई, हमें ये बताइए आप लोग कि जब अंग्रेजी हुई थी तो सारी पाठ्यक्रम की पुस्तकें क्या पहले से तैयार करके अंग्रेज लाए थे? नहीं ना। फिर हमारे अपने देश की भाषा हिंदी, अभी पहले सत्र में अमरनाथ जी ने कहा कि हिंदी जाति या हिंदी प्रदेशों के लोगों को
अपनी जातीयता बोध का गौरव नहीं है। जिस हिंदी की हम तरफदारी कर रहे हैं, मैंने तरफदारी शब्द प्रयोग किया, यूज किया, वह हिंदी विकसित हिंदी है। यहां बहुत सारे लोग हिंदी से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिसका निर्माण बहुत अधिक रूप में या इस रूप में, जिस रूप में आप आज हम उसको प्रयुक्त करते हैं, स्वतंत्रता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुआ था, जिससे एक प्रांत की, एक देश की लोगों में जो विचार चैतन्य उभरा है वो संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों के मध्य में आ जाए। इसलिए भी अनुवाद आवश्यक है कि आप अपनी भाषा में ज्ञान विज्ञान का, चिकित्सा का, तकनीकी का, उद्योग का, वाणिज्य का सभी पुस्तकें आप हिंदी में लाइए, बंगला में लाइए, तमिल में लाइए, तेलुगु में लाइए, किस में भी लाइए, लेकिन अपनी भाषाओं का वर्चस्व बढ़ना चाहिए। और यह तभी होगा जब तक प्लान्ड वे में अनुवाद का कार्य नहीं शुरू होगा। मैं खोज रही थी, मुझे एक अंश मिला, पढ़ रही थी कि 1960 में रूस और अमेरिका में 80,000 वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्लान्ड तरीके से अनुवाद कराया जाता था। फिर मैंने सोचा कि आज के समय में हमारे यहाँ क्या इस तरह के अनुवाद की कोई पद्धति, कोई संस्था, कुछ चीजें मिली हैं, लेकिन पूरा डाटा हमें उपलब्ध नहीं हो सका। ये मेरी कमी है। मैंने नेट पे बहुत खोजा, मैंने 2-1 पुस्तकें खोजने की चेष्टा की, मैंने कुछ पत्रिकाओं में खोजने की चेष्टा की, लेकिन ये नहीं मिला। यानी इस तरह का कोई डाटा जो 1960 में हुआ था वैसा अभी नहीं हुआ। वे लोग क्या करते थे कि जितनी भी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की बातें निकलती थीं, वो उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवाते थे, सोचते थे, करते थे। तो अनुवाद इसलिए भी जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर हमारी अपनी भाषा की, अपने ज्ञान विज्ञान की, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, अपने विचार की, अपने व्यवहार की पहचान बने। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय सीमा हो चुकी है। मैं एक एक लाइन में केवल उत्तर चाहूँगा। आप अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी तीनों भाषाओं को समझती हैं, हो सकता है कुछ और भी भाषाएं जानती हूँ। नहीं, ये भी बहुत कम समझती हूँ। किसी व्यक्ति को कितनी भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए या कितनी भाषाओं को सीखने की कोशिश करनी चाहिए? मैं ये सवाल युवाओं के लिए पूछ रहा हूँ, कम से कम कितनी भाषाएं जाननी चाहिए? देखिए, कम से कम तो बस एक हो सकती है, और आप अधिक से अधिक कहेंगे तो सारी दुनिया की भाषा आप सीख सकते हैं, यदि किसी में इतनी क्षमता हो। क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसा जानती हूँ जो 14-15 भाषा तक बोल लेते हैं, 25-26 तक भाषा बोले, तो इसकी कोई सीमा आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि भाषा के संबंध में हमारा सीखने का जो कहना चाहिए कौशल है वो हमारे अंदर कितना है। तो वो 1 से लेकर 1000 तक हो सकता है। जयप्रकाश जी, मैं मधु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ कि मेरा मानना है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में रहने वाले युवा वर्ग को या हमारी आज की पीढ़ी को, चाहे धर्म, जाति, क्षेत्र, इससे निर्विशेष 4 भाषाएं सीखनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली, मातृभाषा, माँ की भाषा। दूसरी, क्षेत्रीय भाषा जहां वो रहता है, और हिंदी तो सर्व प्रमुख है।
सबसे पहले उसे हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। आप यदि अपनी राजकीय भाषा कह करके, ये तो खैर बड़ा माने उसमें राजनीति है, उसमें मैं नहीं पढ़ती हूं, लेकिन यदि आप हिंदी सीख लेते हैं तो संपूर्ण विश्व में आपका काम चल जाता है। 4 भाषाएं हमें सीखनी चाहिए, सर्वोपरि हिंदी, क्योंकि मातृभाषा हम अपने आप जन्म से सीख लेते हैं। क्षेत्रीय भाषा भी हम सीख लेते हैं आसपास से, बाजार से। हिंदी हमें सीखनी चाहिए और अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। कम से कम 4 भाषाएं तो हम सभी को चाहिए ही, हिंदी, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, मैं आज तक के चैनल से इसलिए बोल रही हूं कि ये गूंज दूर तक जाए कि हमें आज भी अपनी उच्च भाषा की या उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी रखनी पड़ रही है। और NEP 2020 में कहीं भी हिंदी का पुरजोर समर्थन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अभी हमारा एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था बंगलौर में हिंदी पर। वहां पर ये बात वहां भी उठी थी। तो जब 75 साल बाद भी हम अपनी गुलामी, भाषा की गुलामी अपने कंधे पर ढो रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बात कैसे करें? हम अंग्रेजी को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन जब हिंदी को मान्यता देने की बात आती है तो हमारा क्षेत्रीयता भाव, प्रांतीयता भाव क्यों प्रमुख हो जाता है? अरे भाई, मेरी भाषा अवधी है, मातृभाषा अवधी है, किसी की भोजपुरी है, किसी की ये है। और एक बात बताऊं कि संसार की सर्वश्रेष्ठ 20 भाषाओं में भारत की 6 भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी आपकी तीसरे नंबर पर है। समय हमारा हो चुका हाँ, है बस। जी। लेकिन एक बात मैं आपको, आप सबको ये बात जरूर बताना चाहूंगी, बंगला 6ठे नंबर पर है, उर्दू 11वें नंबर पर, मराठी 15वें नंबर पर, तेलुगु 16वें नंबर पर और तमिल 19वें नंबर पर। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। इसलिए कम से कम अब तो हमारे संपूर्ण देश की शिक्षा के माध्यम की भाषा हमारी अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हमारे देश को यदि अब तक अभी भी यह बुद्धि नहीं आएगी कि हम अपनी एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपने को परिचिति दे सकें, तो ईश्वर ही मालिक है, राम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का। इस पर चूंकि आपने एकदम आखिरी में इस सवाल को, मेरे उत्तर को दूसरा मोड़ दे दिया और मेरे पास समय नहीं है। नई शिक्षा नीति में हिंदी क्यों नहीं है? और बंगाल की धरती पर आप कह रही हैं कि 4 भाषाएं जाननी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हिंदी प्रमुख भाषा हो और उसे सीखा जाए और मातृभाषाओं को मजबूती क्यों नहीं मिले? मैं नहीं चाहता ये बहस हम उस तरफ भेजें। तो बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत